हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड मूवी जिसको डायरेक्ट किया है जोको अनवर ने। इस मूवी का नाम है शिक्षा कोबूर, जिसका अर्थ है ग्रेव टॉर्चर। इसकी स्टोरी दर्दनाक है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें आखिर चल क्या रहा है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडोनेशियन मूवी में से एक है। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से हॉरर के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करती हूँ कि ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बेकरी को देख पाते हैं, जिसके अंदर सीता और आदिल नाम के दो बच्चे अपने माता पिता के साथ काम कर रहे थे, जिसमें उनके पिता का नाम संजय आरिफ था और माता का नाम था मोटिया किराना। इनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्यार भी था। उनकी बेकरी पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, लेकिन कुछ ही समय पहले उनके शॉप के पास ही एक अमेरिकन ब्रांड ने शॉप खोली थी, जिसकी फ्रेंचाइजी असल में बहुत बड़ी थी और वो बहुत सारे ऑफर्स भी लाते रहते थे, जिसके चलते सीता के माता पिता को बहुत ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था। पर उसके बावजूद भी सीता के पिता उनके परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, साथ ही साथ उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखते थे। अब उसी दौरान होता यह है कि उनके शॉप पर आदिल के पास उसके स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं, जो कि उसको स्कूल में भी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से आदिल उनसे बहुत डरता है। वो बच्चे उसको वापस से चिढ़ा कर जाते हैं तो सीता यह देख लेती है और आदिल को गलत के खिलाफ फाइट बैक करने के लिए कहती है। मगर आदिल असल में बहुत ही ज्यादा डरपोक था, जिसकी वजह से वो अभी सीता की बात को इग्नोर करता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। अब इसी वजह से सीता भी उससे ज्यादा बात नहीं करती और अपने माँ पापा के पास अवन एरिया में चली जाती है। अब तभी अचानक से उनकी शॉप पर एक आदमी आता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था और बार बार वो एक रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। उसको घबराया हुआ देखकर आदिल उसको पानी देता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। पर तभी वो आदमी आदिल के पास वो रिकॉर्डिंग वाली टेप छोड़कर ये बोलता हुआ चला जाता है कि वो अल्लाह का काम करने जा रहा है, ताकि वह अपने विश्वास को उनके लिए दिखा सके। साथ ही साथ वो आदिल को शॉप से बाहर जाने के लिए मना करता है। आदिल को तब तो कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वह कुछ सोच पाता, इतने में ही उनकी गुल्लक से एक आदमी पैसे चुराने की कोशिश करता है, ताकि वह अपने घर में वापस लौट सके। आदिल तो उसको अपने डर की वजह से नहीं रोक पाता, लेकिन तभी वहां पर सीता आ गई थी, जो कि उस आदमी के बारे में अपने पिता को बताती है। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उस आदमी को रोकने के लिए शॉप से बाहर जाते हैं, तभी अचानक से पास वाली अमेरिकन बेकरी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसकी चपेट में सीता के माता पिता भी आ चुके थे और यहाँ पर आदिल और सीता के सामने ही वह खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों के होश उड़ गए थे, उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। खैर, अब सीन वहां से कट होकर सीधा पुलिस स्टेशन पर जाता है, जहां पर हम पुलिस की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में वह आदमी जो कि आदिल को टेप देकर गया था, उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तब आदिल उस आदमी की दी हुई रिकॉर्डिंग पुलिस को देना चाहता था, लेकिन सीता आदिल से वो रिकॉर्डिंग ले लेती है और पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सीता और आदिल अपने घर में जाकर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं, तो उसके अंदर किसी इंसान की बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि मरने के बाद कब्र में हो रहे टॉर्चर की वजह से अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहा था। उसको सुनकर आदिल और सीता दोनों घबरा गए थे। अब क्योंकि ये दोनों ही अभी माइनर थे, इसी वजह से उनके पेरेंट्स के खत्म होने के बाद उनकी कस्टडी उनके ही अंकल को दे दी जाती है, जो कि पास ही के ही गांव के एक रिलीजियस स्कूल के अंदर उनका दाखिला करवा देते हैं, जहां पर सीता की क्लास के दौरान उसकी टीचर यानी कि उस्ताद जुविता उनको ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रही थी, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है कि खत्म होने के बाद इंसानों के जजमेंट डे के पहले उनकी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर नाम के दो एंजल्स आते हैं। अब ये दोनों ही इंसान के अल्लाह के ऊपर विश्वास को टेस्ट करते हैं और जो इंसान असल दुनिया में पापी होता है वो उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे पाता, जिसके बाद वो उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना चालू कर देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो उस इंसान की कब्र धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है और एक समय पर वह इतनी छोटी हो जाती है कि उस इंसान की सारी हड्डियां शरीर पर प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाती हैं। बाद में उस इंसान के चेहरे पर ढेर सारे बड़े बड़े हथौड़ों के वार करके उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया जाता है। उसको सांपों से कटवाया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें नर्क में भेजा जाता है, जहाँ पर उनके पापों के हिसाब से उन्हें सजा मिलती है। वहीं पर जो लोग अच्छे होते हैं, उनका अल्लाह पर विश्वास होता है, उनकी कब्र बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया लग्जूरियस बन जाती है और वो लोग आराम से अपने जजमेंट वाले दिन तक उस कब्र के अंदर रहते हैं, जब तक वो जन्नत ना चले जाए।
पर सीता के हिसाब से ये सब सच नहीं था और इसीलिए ही वो क्लास के अंदर मैम से इस बारे में पूछती हैं कि अगर उन्हें नर्क के अंदर सजा ही भोगनी है तो उन्हें ग्रेव में क्यों टॉर्चर किया जाता है। इस पर मैम ये बोलती है कि नर्क के अंदर उनके पापों की सजा मिलती है, जबकि कब्र के अंदर उन्हें अल्लाह के ऊपर विश्वास ना करने की सजा मिलती है। पर क्योंकि सीता को इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए उसकी और जुविता की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिस दौरान जुविता उसको यह तक बोल देती है कि सीता को भी वैसे ही टॉर्चर का सामना आज नहीं तो कल करना होगा, क्योंकि उसे भी अल्लाह पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। और अब क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही सीता को समय मिलता है, वैसे ही वह स्कूल के पास वाले जंगल में जाकर आदिल से मिलती है, जहाँ पर उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में सीता उस जगह से भागना चाहती है ताकि वह बाहर की दुनिया में जाकर ये बात साबित कर पाए कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। और ऐसा वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि ग्रेव टॉर्चर के डर की वजह से ही उस बॉम्बर ने भी अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट कर दिया था, जिसके कारण ही सीता के माता पिता खत्म हो गए। मगर हर बार की तरह आदिल उस जगह से भागने में भी डर रहा था, पर सीता उसको किसी तरह समझाती है और उसको अपने साथ जंगल में मौजूद एक टनल के पास लेकर चले जाती है, जिसके बारे में माना जाता था कि वो टनल हॉन्टेड है, इसलिए आदिल उसमें जाने से बहुत डर रहा था। पर सीता के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो जबरदस्ती ही आदिल को उस टनल के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर उनकी टॉर्च अचानक से खराब हो गई थी। साथ ही साथ वो दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन दोनों को ही अपने आसपास किसी बच्चे की आवाज आ रही थी और तो और सीता को वो दिखाई भी देता है, जिसे देखकर सीता बहुत डर जाती है और वो बच्चा अपना नाम इस्माइल बताता है। लेकिन सीता उसकी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती और वो सीधा डर कर टनल के बाहर आ जाती है, जहाँ पर अब तक आदिल सीता की टीचर को सीता को ढूंढने के लिए लेकर आ चुका था। तब सीता की टीचर उमाया, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो सीता को अपने साथ ले जाकर काम डाउन करने की कोशिश करने लगती है। तब सीता उससे इस्माइल के बारे में पूछने की कोशिश करती है, जिसके बारे में सुनने के बाद उमाया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो इस बात का कुछ जवाब दे पाती, इतने में ही वहां पर जुविता आ जाती है, जिसके हिसाब से सीता ने आज पाप किया था, इसलिए वो उसको सजा के तौर पर ह्यूमिलेट करने के लिए व्हाइट हिजाब की जगह रेड हिजाब पहनने की सजा देती है। लेकिन सीता को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, उसी दिन स्कूल के अंदर वो व्यक्ति आता है जो कि उस रिलीजियस स्कूल की फंडिंग करता था। अब रात में जब सीता लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही थी, तभी अचानक से खिड़की से वह बाहर उमाया को गुस्से में कहीं जाते हुए देखती है। तभी जुविता उसको जाने से रोक रही होती है और सीता भी उनकी बातें छुपकर सुनने लगती है। तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में वो इंसान जो कि स्कूल को फंड कर रहा था, वो जब भी वहां पर आता था तो वह स्कूल के एक लड़के को चुनकर उसके साथ गलत काम किया करता, और इस बार उसने इसके लिए चुना था आदिल को। और उमाया इसके सख्त खिलाफ थी क्योंकि उसको हर बार इस्माइल याद आता था, जो कि उस आदमी का शिकार बन गया था और उस दर्द को ना झेल पाने के कारण ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस टनल के अंदर असल में सीता को उसकी स्पिरिट दिखाई दी थी। मगर जुविता उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि वो आदमी स्कूल को फंडिंग करता है, पर उमाया के हिसाब से ये सब गलत था, फंडिंग की आड़ में गलत काम हो रहे थे। अब आदिल के बारे में सुनते ही सीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब वह उस घर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर वह आदमी रुका हुआ था। वहां पर सीता को आदिल भी दिख जाता है, मगर सीता को गार्ड अंदर जाने से रोक देते हैं और सीता को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है। सीता बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मगर वह जैसे तैसे उस रूम से बाहर निकलती है, जहाँ पर उमाया उसकी हेल्प करने के लिए उसको पैसे और खाना बांध कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब सीता का वहां पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं था। तब सीता भी वहां से भागकर जंगल के पास बने रास्ते में छुप जाती है और स्कूल में फंड करने वाले आदमी की कार के आने का वेट करने लगती है। और फिर जैसे ही वो कार आती है तो सीता पत्थरों की मदद से ड्राइवर का ध्यान भटकाती है, और जैसे ही ड्राइवर आसपास के इलाके को चेक करने जाता है, वैसे ही सीता आदिल को कार से निकालकर वापस से सेम टनल से भागने की कोशिश करने लगती है। मगर उस समय तक आदिल के साथ गलत हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ था, और अब उनके साथ वापस से टनल में बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो जाती है। इस्माइल की भटकती आत्मा वहां पर सीता और आदिल से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर सीता और आदिल बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो बस आगे की तरफ बढ़ते हुए टनल के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अब वहां से सीन कई साल आगे एक ओल्ड एज होम पर आता है, जहां पर सीता अब एक नर्स बन चुकी थी और वहां पर वह सबका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करती। वहां पर आज एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। तब सीता सबसे पहले उस इंसान के रूम की साफ सफाई करती है और बाद में बाहर जाकर बाकी सब लोगों को संभालने लगती है। अब ओल्ड एज होम के अंदर लानी नाम की एक और नर्स भी थी, पर लोग सबसे ज्यादा सीता को ही पसंद किया करते। तभी हम नैनी और पांडी नाम के कपल को भी देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे।
अब सीता वायु नाम के एक और बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है जो कि अपनी असल लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिच था, पर क्योंकि अभी के समय पर उसको अल्जाइमर हो चुका था और उसका बेटा उसका सही से ध्यान नहीं रख पा रहा था, इस वजह से वो ओल्ड एज होम में रह रहा है। अभी के समय पर वायु का बेटा अपनी बीवी के साथ वायु को लेने आया था, मगर वायु वहां से जाने से साफ मना कर देता है और सीता भी किसी वजह से नहीं चाहती कि वायु वहां से जाए, इसलिए वह भी वायु का साथ देती है और उसके बेटे और उसकी बीवी को वहां से जाने के लिए बोलती है। अब सीता वहां से वायु को क्यों नहीं जाने देना चाहती, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन सीता के वायु के रूम से जाने के बाद हम नोटिस करते हैं कि उसके पास एक गन भी थी, जिसको वह देखता है और बस म्यूजिक को एंजॉय करने लगता है। वहीं सीता के पास वापस से वायु का बेटा और उसकी बीवी आती है, जो कि सीता को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे। साथ ही साथ उनको लग रहा था कि सीता बस जैसे तैसे वायु के करीब आकर उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती है, मगर सीता इस बात पर गुस्से में उन लोगों की बेइज्जती करते हुए उन्हें वहां से भगा देती है। पर इसके बाद जब वो वायु के रूम में जाती है तो वो अपने अल्जाइमर की बीमारी की वजह से भूल चुका था कि वह बूढ़ा हो चुका है। अभी वह एक बच्चे की तरह रोते हुए अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था। तब सीता उसे शांत करवाती है और उसे सुलाकर एक वीडियो बना लेती है। उसने वायु की वैसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई थी, जिसके अंदर कुछ मौलवी ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रहे थे, पर साइंटिफिकली डॉक्टर्स के हिसाब से लोगों के खत्म होने के बाद यहाँ पर उनको डिमंस, घोस्ट या फिर स्पिरिट्स इसी वजह से दिखाई देती हैं क्योंकि उन जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है और ब्रेन को जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वह उन चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगते हैं जिनके बारे में इंसान उस समय सबसे ज़्यादा सोच रहा हो, यानी कि जिस बारे में इंसान उस समय सबसे ज़्यादा सोचता है उसे वही दिखता है। और सीता को भी यही बात सच लगती थी। खैर, वहाँ से अब सीन आदिल पर आता है जो कि अब एक कॉप्स वॉशर बन चुका था और वो सीता के ओल्ड एज होम में मरे हुए आदमियों की बॉडी वॉश करके उसे सीता के साथ दफनाने के लिए चला जाता है। ये असल में सीता ने वो ओल्ड एज होम इसी वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पर सीता की पूरी जिंदगी में देखा हुआ सबसे पापी इंसान था और उसके मरने के बाद सीता उस आदमी की कब्र में एक दिन गुजारने वाली थी ताकि वो वहाँ की रिकॉर्डिंग करके लोगों को साबित कर सके कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आदिल ने जो अपने बचपन में देखा था, टनल के अंदर उसने स्माइल को देखा था, तो उसको भूतों जैसी चीज़ों पर भरोसा था। लेकिन सीता उसको भी बताती है कि बचपन में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो बस टनल के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनका एक हेलुसिनेशन था। और इतना बोलकर वो वापस से ओल्ड एज होम में चली जाती है। अब सीता को यहाँ पर अभी भी अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के सपने आया करते थे जो कि काफ़ी डरावने हुआ करते, और इसीलिए उसकी ज़िंदगी का मेन मोटिव यही था कि वो लोगों को ग्रेव टॉर्चर की सच्चाई के बारे में बयां कर सके। अब वहीं पर हम आदिल को देख पाते हैं जो कि अपने घर जाता है तो उसकी बीवी निंगशी उसको अपने घर में घुसने नहीं देती क्योंकि आदिल ज़्यादातर समय काम में ही बिताया करता और अपनी बीवी से ज़्यादा बात नहीं करता था। इसलिए अब आदिल भी अपना सामान लेकर कहीं और जाने लगता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसके मन में बचपन का ट्रॉमा भी था जिसके चलते वह पूरी तरह से लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड एज होम के अंदर वायु को यह पता चल चुका था कि सीता उसको ओल्ड एज होम से जाने क्यों नहीं देना चाहती। असल में वायु खुद ही वो आदमी था जो कि गांव के रिलीजियस स्कूल को पैसे दिया करता। जी हाँ, और उसकी वजह से ही इस्माइल की जान चली गई थी और साथ ही साथ उसने बचपन में आदिल के साथ भी गलत काम किया था। और जब से सीता को वायु के उस ओल्ड एज होम के अंदर होने के बारे में पता चला था, तब से वो यहाँ पर आकर वायु के मरने का ही वेट कर रही थी ताकि वो उसकी बॉडी के साथ ही अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पापी तो वही था। वायु को जब यह बात पता चलती है तब उसको ज़रा सा भी पछतावा नहीं होता और तब तक वहाँ पर आदिल भी आ चुका था। जब वो वायु को देखा करता तो सबसे पहले उसको अपने पास्ट के ही कुछ विजन्स आया करते जिनसे वह डर गया था। लेकिन जब वो अभी वायु की हरकतें देखता है तो वो गुस्से में जाकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी सीता उसको वायु को जान से मारने से रोक लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि वायु की बिल्कुल नेचुरल डेथ हो ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए। लेकिन तभी वायु अपने पास मौजूद गन को निकाल कर खुद को ही खत्म कर लेता है। वो खुद चाहता था कि सीता उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करे क्योंकि उसके हिसाब से भी ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज़ नहीं होती और शायद हो सकता है कि वह इसलिए ही ये गलत काम किया करता, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वहाँ पर उसे वही सज़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक मिलती थी जिससे कि इंसान जीते जी सबसे ज़्यादा डरता है। पर वायु के हिसाब से उसको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता था। साथ ही साथ उसका ये भी मानना था कि कोई भी सोल को टॉर्चर नहीं कर सकता क्योंकि पेन सिर्फ इंसानी शरीर को होता है, ना कि सोल को।
खैर, अब वायु की ऐसी हरकतें देखकर ओल्ड एज होम के बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि वायु की बॉडी के फ्यूनरल का काम यानी कि कॉप्स वॉशिंग का काम वायु के बेटे ने ओल्ड एज होम वालों को ही दे दिया था। आदिल सबसे पहले वायु की बॉडी को साफ करता है, पर उसको देखकर उसे वापस से पास्ट की विजन्स याद आ गए थे और उसी दौरान आदिल को वॉमिट हो जाती है। इसके बावजूद भी वहां जैसे तैसे करके वो उस काम को खत्म कर देता है और तभी हम शाम को देखते हैं कि सीता एक कैमरा लेकर वायु की कब्र के अंदर लेट जाती है, जहां पर अब सीधा अगले दिन ही आदिल आकर उसे बाहर निकालने वाला था। इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके उस काम को खत्म करता है और तभी हम शाम को देखते हैं कि सीता एक कैमरा लेकर वायु की कब्र के अंदर लेट जाती है, जहां पर अब सीधा अगले दिन ही आदिल आकर उसे बाहर निकालने वाला था। अब आदिल तभी वापस से सीता को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी क्योंकि उसने लाइफ टाइम तक इसी मौके का वेट किया था और इसीलिए वो नहीं रुकती। तब आदिल भी कब्र के ऊपर फट्टे लगाकर उस पर मिट्टी डाल देता है। आधी रात हो चुकी थी, मगर अब तक सीता को कुछ भी ग्रेव टॉर्चर जैसा फील नहीं हुआ था। आदिल भी ऊपर ही बैठा था। तभी हम आदिल के पास एक बहुत बड़े सांप को देख पाते हैं जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो आदिल के एकदम पास से गुजर जाता है। वहीं कब्र के अंदर एक छोटे से होल से सीता को एक अर्थवर्म आता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो वहां से हटा देती है और अब आराम से कब्र में सोकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अब सुबह आदिल ने सीता को कब्र से बाहर निकाल दिया था और सीता को रात में कुछ भी ग्रेव टॉर्चर जैसा फील नहीं हुआ। बाद में जब वो रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था, जिससे कि सीता बहुत खुश हो गई और अब वो उसे टेलीविजन शो पर जिसके अंदर वो ग्रेव टॉर्चर से रिलेटेड न्यूज देखा करती थी वहां पर अपनी टेप लेकर पहुंच जाती है, ताकि वो लोगों के सामने साबित कर पाए कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। वहां जाकर वह अपने बारे में शुरू से लेकर अब तक बताती है कि कैसे उसके माता पिता ऐसे ही एक बॉम्बर की वजह से मारे गए थे, जिसने कि ग्रेव टॉर्चर के नाम पर अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट करवाया था। और तब से ही सीता का यही एम था कि वो ग्रेव टॉर्चर की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। वो पिछली रात की रिकॉर्डिंग सबके सामने चलवाने की कोशिश करती है, मगर अब वो रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रही थी और सीता को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि शायद वायु के बच्चों ने टीवी चैनल्स वालों को पैसे दिए होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सीता को लगता है कि डर के मारे आदिल ने रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी, लेकिन आदिल ने भी कुछ नहीं किया था। उसी समय आदिल और सीता की बहसबाजी भी हो जाती है, क्योंकि अगर उनके माता पिता की मौत के दिन सीता उन्हें उस आदमी के बारे में नहीं बताती जिसने कि पैसे चुराए थे, तो वह कभी भी बाहर नहीं जाते और आज जिंदा होते। पर सीता खुद भी अब इन सब बातों की वजह से टूट गई थी और अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अब रात में वो ओल्ड एज नर्सिंग होम में आकर अपने पेरेंट्स की फोटो को देखते हुए रोने लगती है। तभी अचानक से उसको वायु के रूम में से अपना नाम पुकारने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जब सीता जैसे तैसे उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे वायु की आत्मा हॉन्ट कर रही थी। और अब इतने में ही वहाँ पर नैनी आ जाती है, जिसकी बातों से सीता को पता चलता है कि पांडी नैनी के ऊपर लानी के साथ चीट कर रहा था। तब सीता को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो रूम में जाकर चेक करते हैं तो सच में पांडी लानी के साथ नैनी के ऊपर चीट कर रहा था। अब जैसे ही पांडी सीता को देखता है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नैनी पर पड़ती है तो वो उससे और भी ज़्यादा परेशान होते हुए माफ़ी मांगता है। उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसके लिए माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसके मन में गिल्ट था। मगर अब नैनी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और तब नैनी जोर जोर से रोने लगती है और पांडी उससे लगातार माफ़ी मांग रहा था। पर अभी फिलहाल सीता खुद भी पांडी को यही सजेस्ट करती है कि कुछ समय के लिए वो नैनी को अकेला छोड़ दे, ताकि नैनी का दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो सही से इस बात को एक्सेप्ट कर ले। जिस पर पहले तो पांडी नहीं मानता, क्योंकि उसको लग रहा था कि नैनी बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है और वह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पर बाद में सीता किसी तरह से अभी के लिए पांडी को नैनी से दूर रहने के लिए मना लेती है। अब रात में हम देखते हैं कि नैनी आज के हादसे की वजह से बहुत टूट गई थी और जैसे ही वह रूम में जाती है वैसे ही वह खड़े खड़े पी कर देती है। साथ ही साथ उसे वॉमिट भी हो रही थी। पर जैसे ही उसे थोड़ा सही लगता है तो वह अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है। तब उसको एहसास होता है कि उसकी वेडिंग रिंग, जिसको वो हमेशा संभाल कर रखती थी, वो उसके हाथ से कहीं पर गिर गई है। तब नैनी को लगता है कि वो रिंग वॉशिंग मशीन में गिरी होगी, इसलिए वो मशीन को बंद करके उसमें अपना फेस डालकर रिंग को ढूंढने लगती है। मगर तभी धोखे से उसके हाथ से मशीन चालू हो जाती है, जिसके अंदर नैनी अब मशीन में ही फंस गई थी।
नैनी के बाल मशीन की मोटर में उलझ जाते हैं और जब वह बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तब उसके बालों और स्कैल्प के साथ उसके फेस की पूरी चमड़ी उखड़ जाने की वजह से मौके पर ही वो खत्म हो गई थी। अब नैनी की मौत की वजह से ओल्ड एज होम के अंदर सभी बहुत दुखी थे। साथ ही साथ पांडी अब नैनी की मौत का जिम्मेदार सीता को बता रहा था, क्योंकि सीता ने ही नैनी और पांडी को अलग अलग रूम में रखा था। लानी भी इस बात की वजह से काफी दुखी थी। खैर, अब सीता जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने रूम में जाने लगती है, पर अब उसको वापस से बार बार वायु की आवाज आ रही थी, जिससे कि सीता काफी परेशान हो जाती है। अब सुबह उठकर वो ओल्ड एज होम में ही रहने वाली एक लेडी से मिलती है, जिसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वह पांडी के लिए नैनी की स्पिरिट को बुलाना चाहती है, ताकि पांडी उससे माफी मांगकर अपने गिल्ट को कम कर पाए। अब सीता को तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन पांडी का गिल्ट कम हो जाए इसलिए वो मान जाती है। अब इसके चलते वो उस लेडी के साथ में कुछ और बूढ़े लोगों को इकट्ठा करती है, जो कि ओल्ड एज होम के ही थे, और उनके साथ मिलकर नैनी की आत्मा को बुलाती है। जहां पर नैनी की आत्मा अब उसी औरत के अंदर आ चुकी थी, जिसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि अभी के लिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और उसकी आत्मा को शांति सिर्फ तभी मिलेगी जब पांडी उस पापी लड़की जिसके साथ उसने नैनी को चीट किया था, यानी कि लानी को, जब उसे खत्म कर देगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे ग्रेव में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अब ये बात जानने के बाद खुद पांडी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, पर क्योंकि वो ग्रेव में टॉर्चर को नहीं सहना चाहता था, इसलिए वह इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब सीता उसे रोकने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि यह सब बस एक दिखावा है, मगर तब वो लेडी उसको आंख बंद करके विश्वास रखने के लिए कहती है, और जैसे ही सीता ऐसा करती है वैसे ही उसको उसके सामने नैनी बैठी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर सीता बहुत ही डर गई थी, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वहीं हम दूसरी तरफ आदिल को देखते हैं, जो कि जब कॉप्स वॉशिंग कर रहा था तभी अचानक से वो शव जो कि उसके पास आया हुआ था वो उठ जाता है और आदिल को हॉन्ट करने लगता है, जिससे डरकर आदिल चेंजिंग रूम के ही लॉकर में घुस गया था, जहां पर अब उसको और भी काफ़ी सारे लोगों की आत्माएं जिनकी बॉडी को पहले कभी उसने वॉश किया था वो हॉन्ट करने लगती हैं। अब जब रात में लानी और सीता साथ में थे, तब लानी की बातों से हम जान पाते हैं कि उसने जो कुछ भी किया था उस सब का गिल्ट उसको भी है, पर पता नहीं कैसे वो उस समय बहक गई थी और उसने अनजाने में यह सब कर दिया था। अब जब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहां पर पांडी एक डैगर लेकर आ जाता है, जो कि लानी को खत्म करने की कोशिश करता है। तब लानी और सीता किसी तरह उसे वहां से भगा देते हैं और बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं। लेकिन अब तक होता यह है कि बाकी सब भी यहाँ पर लानी को ही मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वह एक अतृप्त आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे और उस आत्मा को अगर मुक्ति मिलेगी तो उनको भी ग्रेव टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। तब उनमें से ही एक बूढ़ा व्यक्ति लानी को स्टैप कर देता है, जिसको देखकर सीता बहुत डर गई थी। तब वो वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी, मगर लानी के हिसाब से अब वह खुद भी नहीं जीना चाहती, और इसीलिए वह खुद को ही लगातार बहुत बार स्टैप करके खत्म कर लेती है। सीता का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लोगों में अचानक से ग्रेव टॉर्चर का इतना डर कहाँ से आ गया। पर जब वो टीवी देखती है तो उसको समझ में आता है कि असल में सीता ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, जिसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि सभी लोगों ने ग्रेव टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पेन का सामना किया और बहुत सारे लोगों को करना भी पड़ रहा था। और यह सारी बातें क्योंकि न्यूज़ में ही बताई जा रही थी, इसी वजह से सभी लोग अब ग्रेव टॉर्चर की वजह से बहुत डर गए थे। जगह जगह पर अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे, ताकि उन्हें ग्रेव टॉर्चर ना सहना पड़े। अब इस बात से सीता बहुत परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो एक बार वापस से वायु की कब्र में जाएगी, ताकि वो सबके सामने सच्चाई ला सके। इसलिए अब वो अकेले ही वहाँ से वायु की ग्रेव को खोदती है, पर अब वहाँ पर वायु की बॉडी नहीं थी, जिसको देखकर सीता बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। तब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही ऊपर पड़ी मिट्टी कब्र में गिर जाती है, जिससे कि अब सीता कब्र में ही फंस गई थी। सीता वहां से निकलने की कोशिश करती है, फिर थोड़ा सा आगे जाने पर वह अचानक से उसी टनल में पहुंच गई थी, जिसके अंदर वह बचपन में आदिल के साथ भागी थी। वहां पर अब सीता को बार बार इस्माइल की आत्मा हॉन्ट कर रही थी और उससे हेल्प मांग रही थी। तब सीता को समझ में नहीं आता कि वो इस्माइल की हेल्प कैसे करे, इसलिए वो इधर उधर भागने लगती है। वो भागते हुए अपने ही बचपन वाली बेकरी में आ गई थी, जहाँ पर उसको पास्ट के हाथ से वापस से दिखते हैं, जिनको देखकर उसे समझ में आ गया था कि पास्ट में जो भी उसके माता पिता के साथ हुआ था उसके अंदर वह कुछ नहीं कर सकती थी।
उसे ये भी समझ में आता है कि इतना कीमती समय उसने एक ऐसे सच को पता लगाने में वेस्ट कर दिया जिसके अंदर लोगों को विश्वास दिलाना लगभग नामुमकिन है। तो सीता खुद भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसको इस तरह से डेस्परेटली एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो अपने माता पिता को आखिरी टाइम गुड बाय कहती है और वहाँ से बाहर टनल में आ जाती है, जहाँ पर अब उसके सामने इस्माइल आ चुका था जो कि उससे हेल्प मांग रहा था। क्योंकि इस्माइल की मौत के बाद वो अपनी उसी मेमोरी के अंदर फंसा हुआ था जहाँ पर वायु उसको बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से नोचा करता था और वह उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार था। इस्माइल काफ़ी समय से वायु से बचने के लिए सबसे हेल्प मांग रहा था, पर उससे डरने के कारण उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। पर इस बार सीता इस्माइल के स्पिरिट की हेल्प करती है और उसके साथ एक एंडलेस गड्ढे में कूद जाती है जहाँ पर ही जाकर इस्माइल बच सकता था। तब सीता बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और अब अचानक से उसकी आंख सीधा उसी वक्त पर खुलती है जब वो पहली बार वायु की कब्र में एक्सपेरिमेंट करने के लिए गई थी। साथ ही साथ उस समय कैमरा भी ऑन था। तब सीता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या था, और जैसा कि हमने आखिरी टाइम देखा था कि कब्र के अंदर अचानक से एक अर्थवॉर्म आ गया था, तो इस बार वहाँ पर अर्थवॉर्म की जगह पर बड़ा सा स्नेक आता है जो कि वायु के पास से निकला था। इसे देखकर सीता बहुत डर जाती है, पर वो सांप उसको कुछ नहीं कहता और वायु के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वह सीधा उसके पेट में चला गया था और अब वायु की बॉडी उठ खड़ी होती है, जिसके बाद उसका जजमेंट चालू हो चुका था। और यही सांप असल में एंजल था, मुनकर और नकीर, जो कि वायु से सवाल करना चालू करता है। पर क्योंकि उसने अपने जीते जी बहुत सारे गुनाह करे थे, साथ ही साथ उसने अल्लाह पर कभी विश्वास नहीं किया था, इसलिए अब उसकी ग्रेव टॉर्चर चालू हो जाती है, जिसके अंदर उसके फेस को बार बार बड़े हथौड़े से पीटा जा रहा था। उसका फेस बार बार फट रहा था, पर अपने आप ही वह सही भी हो रहा था। सीता यह सब साफ साफ देख पा रही थी और उसको देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। वायु भी अब चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह से रहम की भीख मांग रहा था, पर उसके बावजूद भी उसका टॉर्चर नहीं रुकता। बाद में अब यह सांप जो होता है वह वायु के शरीर से बाहर आता है और एक बहुत ही बड़े डीमन में चेंज होकर वायु को वापस से टॉर्चर करने लगता है। वायु अभी भी लगातार माफी मांग रहा था, पर उसके बाद भी वो एंजल नहीं रुकता और एक बहुत ही बड़े काफी सारे मुंह के सांप में बदलकर वायु के फेस पर काटता रहता है, जिसको देखकर अब सीता बहुत डर गई थी। उसको यकीन हो चुका था कि ग्रेव टॉर्चर होता है। वो खुद भी अब अल्लाह पर और ग्रेव टॉर्चर पर विश्वास करने लग गई थी और बस वो प्रे कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। और अब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही आदिल, जिसकी हालत ना जाने क्यों पर बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वो ग्रेव के अंदर से सीता को बाहर निकालता है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से आदिल की हालत बहुत ख़राब होने लगती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। अब सीता इससे पहले कि उसे संभाल पाती, इतने में ही उसको एक एंजल की आवाज़ आती है जो कि उससे यह पूछता है कि तुम्हारा भगवान कौन है। जिसे सुनकर सीता बहुत शॉक्ड थी और इसका मतलब यही था कि शायद सीता खुद भी वायु की कब्र में जाकर शुरू में ही मारी गई और इसी वजह से जब से वो बाहर आई है तब से उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तब हमें एक बार वायु की वही बात सुनाई देती है जिसके अंदर उसने कहा था कि ग्रेव में जाने के बाद अगर किसी भी इंसान के साथ टॉर्चर होता है तो सबसे भयानक टॉर्चर वही हो सकता है जिससे इंसान जीते जी सबसे ज़्यादा डरता हो। और बेशक से सीता को ग्रेव टॉर्चर पर भरोसा नहीं था, पर कहीं ना कहीं उसे खुद भी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा डर था कि अगर ये सारी चीज़ें सच हो गई तो क्या होगा, और इसीलिए वो इन सब के बारे में पता करना चाहती थी। और इसी वजह से उसके मरने के बाद भी उसके साथ ग्रेव टॉर्चर हुआ, जिसके अंदर उसको वायु का ही ग्रेव टॉर्चर दिखाया गया। और जब उसका जजमेंट डे आया तब उसको आदिल ने बाहर निकाला। एंड आई बिलीव कि यह आदिल नहीं बल्कि वो एंजल है, यानी कि मुनकर और नकीर, जहाँ पर अब शायद ये फैसला होने वाला था कि वो नर्क में जाएगी या फिर स्वर्ग में, क्योंकि उसने जीते जी अल्लाह पर कभी विश्वास नहीं किया था। खैर, अब वहाँ से सीन सीधा नैनी और पांडी पर आता है, जो कि अभी भी साथ ही थे और अभी भी नैनी के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग थी। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने ओल्ड एज में थे, यानी कि उनकी शादी हुई थी और ये सारी चीज़ें सीता इमेजिन कर रही थी। माइट भी वो पहले ही खत्म हो गई थी जब वो ग्रेव के अंदर गई हो, दम घुटने की वजह से, या फिर सांप ने उसे काट लिया होगा, या फिर जो कुछ भी हुआ था, लेकिन वो पक्का मर गई थी। एंड में उसे फाइनली यकीन हो गया कि हाँ, ग्रेव टॉर्चर होता है। वो अल्लाह से भी माफ़ी मांग रही थी कि उसने जो भी पाप किए हैं उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे,
एंड में यह पूछा जाना था कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो यह चित्र साबित करता है कि हाँ, वो वाकई में मर गई थी और उसका जजमेंट डे आ चुका था। इसका मतलब भी साफ था कि शायद जो कुछ भी सीता के साथ ग्रेव के बाहर निकलने के बाद हुआ था, मतलब कि बार बार उसको वायु की आवाज आना, लानी का पानी के साथ में नैनी पर चीट करना, वो सब बस उसका जजमेंट तक का फ्री टाइम पीरियड था। यानी कि यहाँ पर उसका ग्रेव टॉर्चर हो रहा था और उसको यहाँ पर ये एंजल जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। माइट भी यहाँ पर सीता उसी ग्रेव के अंदर खत्म हो चुकी थी और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी ग्रेव टॉर्चर मूवी की कहानी, जो कि वाकई में काफ़ी टेरिफाइंग मूवी है। जो एंड में सीन्स आते हैं ना, जो डीमन वाला सीन है, यानी कि जो एंजल्स यहाँ पर डीमन बनकर डरा रहे थे लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। बाकी यहाँ पर जो कुछ मैंने आपको एंडिंग में थ्योरी बताई है, वो मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी है कि हाँ, यहाँ पर सीता खत्म हो चुकी थी, वो जिंदा नहीं बची थी। अदरवाइज उसको यहाँ पर ग्रेव टॉर्चर दिखने का कोई भी लॉजिक बनता नहीं है। जरा सोच के देखो, ये कोई पैसों में खरीदी हुई टिकट नहीं है कि कोई भी इसको लेकर कब्र के अंदर टिकट के तौर पर जाएगा और वहां पर जाकर शो देख लेगा। यह तभी पॉसिबल है जब वहां पर इंसान खुद मर जाए, तभी उसको ग्रेव टॉर्चर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे किसी को ग्रेव टॉर्चर नहीं होता। एटलीस्ट मूवी के अंदर जो कुछ बताया गया है उस हिसाब से तो यही लगता है। सो दोस्तों, आपको आज का हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।